प्यारे बच्चों, आज जीव जगत के अंतर्गत आप विशेष रूप से वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जीव विज्ञान में जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में आज आपको विशेष जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्गीकरण की आवश्यकता कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर इतनी अधिक संख्या में जीवधारी हैं, पादप और जंतु हैं, उनकी प्रजातियां इतनी अधिक हैं कि उनका एक साथ अध्ययन कर पाना असंभव है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का अध्ययन विभिन्न प्रकार की शाखाओं में बांटकर किया जाता है। इसलिए ऐसे अध्ययन में सुविधा और सरलता हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सुविधा और सरलता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के नियम को अपनाया और उन्हें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसका एकमात्र आंसर होगा प्रजाति, जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। यह एक क्वेश्चन भी स्टैंड होगा कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। तो आप कहेंगे कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई प्रजाति है, स्पीशीज है, क्योंकि प्रजाति से ही हम उस जीव की पहचान कर सकते हैं, उस जीव का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब तक प्रजाति के बारे में हमें, स्पीशीज के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, तब तक हम उस प्रजाति के बारे में निश्चित रूप से पहचान नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, जैसे आपको कह दिया जाए कि हम किसी आम के पेड़ का जो है नाम कुछ और हम रख दें, तो निश्चित रूप से उस आम के पेड़ की पहचान उस नाम से हम नहीं कर सकते हैं। उस आम के पेड़ की पहचान करने के लिए हमें निश्चित रूप से कुछ वैज्ञानिक नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ वैज्ञानिक ढंग की आवश्यकता होती है, उसके कुछ मोड्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उसके आधार पर जब हम उस पौधे या जंतु का नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे, तब वह पौधा या जंतु उस नाम से जाना जाएगा। जैसे हम जो है किसी भी जंतु के बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसके बारे में हम जो है बात करते हैं, वर्णन करते हैं, तब उसके बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, किसी भी जीवधारी के बारे में जो हम नाम देते हैं, जीवों के बारे में नाम देना ही नामकरण या उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। जीवों को नाम देना ही
नामकरण कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे अभी आम के बारे में बताया, आम जो मैंगो है उसका वैज्ञानिक नाम जैसे कहा जाए कि मैंगीफेरा इंडिका है। तो मैंगीफेरा इंडिका में दो शब्द हैं। एक शब्द है मैंगीफेरा, दूसरा शब्द है इंडिका। तो मैंगीफेरा जो शब्द है वह मैंगीफेरा शब्द उस आम के वृक्ष के वंश से संबंधित है, उसके जीनस से संबंधित है। और जो इंडिका है वह इंडिका उसके प्रजाति से संबंध रखता है, उसके प्रजाति से संबंधित है। अर्थात इसमें दो शब्दों का उल्लेख हुआ है, एक वंश और दूसरी जाति। वंश और जाति मिलकर ही किसी जीव का वैज्ञानिक नाम तय करते हैं। इस तरह से मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा वंश का नाम है, जीनस का नाम है, और इंडिका प्रजाति का नाम है या जात का नाम है। और दोनों नाम आम के वैज्ञानिक नाम को तय करते हैं। इस तरह से हम किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को तय करते हैं, उसका हम नामकरण करते हैं। इस तरह से जैसे नाम तो बहुत होते हैं, भ्रामक होते हैं। जैसे अभी जो है आप कहते हैं समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? यह एक प्रकार की मछली है, समुद्री मछली है, जिसको हम सी हॉर्स भी कहते हैं। जेलीफिश, जेलीफिश भी जो है समुद्री जंतु है। सिल्वर फिश, ये भी एक प्रकार की मछली ही है जो समुद्री है। तो इस नाम से हम तो जानते हैं ये समान नाम है, लेकिन इसके वैज्ञानिक नाम अलग अलग है। जैसे भी कह दिया जाए रोहू मछली, रोहू मछली के बारे में भी जो है हम जानते हैं कि लगभग सभी लोग इससे परिचित हैं। रोहू मछली का नाम, रोहू मछली आप जानते ही हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम लैबिया रोहिटा है। लैबिया रोहिटा, क्योंकि लैबिया वंश का है ये, और रोहिटा इसकी प्रजाति होती है। इसमें भी दो शब्द जुड़े हैं, वंश और जात। तो वंश लैबिया इसके वंश को प्रदर्शित करता है, जबकि रोहिटा इसके प्रजाति को प्रदर्शित करता है। इस तरह से रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लैबिया रोहिटा तय किया गया है। तो इसी तरह से प्रत्येक गिरधारी का वैज्ञानिक नाम तय किए जाते हैं। अब चूंकि हम वैज्ञानिक नाम को कतई सुधार नहीं कर सकते हैं, न तो इसे बदल सकते हैं। अब वैज्ञानिक नाम के बाद जो है अभी मैं बताया कि वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होते हैं, वंश और जात। तो वंश और जात दो शब्द किस सिद्धांत पर बने हैं? जिस सिद्धांत पर बने हैं उस सिद्धांत को, उस पद्धत को हम द्विनाम पद्धत कहते हैं। इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धत कहते हैं। द्विनाम पद्धत जिसमें दो नाम हो, दो नाम जुड़े हों। जैसे आम के बारे में मैं आपको बता दिया कि इसमें जो है दो नाम जुड़े हैं, एक वंश और दूसरी जाति। इसीलिए इसे
द्विनाम पद्धति की संज्ञा दी गई है। क्योंकि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। एक बार फिर जान लें आप। स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस महोदय ने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति को जन्म दिया। इन्हें द्विनाम पद्धति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी, उस पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा। क्योंकि सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों के नामकरण के बारे में ही, नामकरण प्रणाली के बारे में वर्णन किया गया है। इसीलिए उस पद्धति को उन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति कहा। द्विपद जिसमें दो पद हो, एक वंश और दूसरा जात। इसका शाब्दिक अर्थ है कि दो नामों वाली नामकरण पद्धति, दो नामों वाली नामकरण पद्धति। इसीलिए इसको द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इसमें वंश और जाति जुड़े हुए हैं। जैसे अभी कहा जाए कि शेर का नाम, शेर को हम लायन कहते हैं। तो इस तरह से जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस या पैंथेरा वंश का है। और टाइग्रिस इसकी जो है स्पीसीज है, अर्थात वंश और जात। इसी प्रकार से ये पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये टाइगर का है। टाइगर में चीता। और पैंथेरा लियो, पैंथेरा जो वंश है ये सब शेर, चीता, तेंदुए, ये सब जो है एक ही वंश के हैं। इसलिए वंश के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये पैंथेरा वंश के हैं। पैंथेरा इनका जीनस होगा, केवल इनकी स्पीसीज बदल जाती है। जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है, पैंथेरा वंश का नाम, लियो इनके स्पीसीज का नाम। इसी तरह से टाइगर चीता का पैंथेरा टाइग्रिस है, पैंथेरा वंश का नाम और टाइग्रिस इनके स्पीसीज का नाम। तो इसी तरह से सभी जंतुओं का, सभी पौधों का वैज्ञानिक नाम तय किया जाता है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि जीवों का जो अध्ययन है उनका नामकरण और वर्गीकरण को सरल और सुलभ बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। और निश्चित रूप से यह जो प्रक्रिया बना है या जो सिद्धांत बना है यह पूरे विश्व के द्वारा स्वीकार की जाती है। और इसमें निश्चित रूप से जो नियम बने हैं, जो संहिता बनी है, इसमें दो प्रमुख संहिताएं थी। एक संहिता को कहा जाता है ICZN, और दूसरी जो संहिता बनी है उसे कहते हैं ICBN। अब जो पहली संहिता है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पहली संहिता।
दूसरी जो संख्या है जो पौधों के बारे में बनी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका फुल एब्रिविएशन भी आप याद कर लेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इस तरह से दो संख्याएं बनी। और इसी प्रकार से जो है एक चीज जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, इसके अंतर्गत एल्गी, फंजाई और प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, जीवाणुओं व विषाणुओं के नामकरण हेतु अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और ऐसी संस्थाओं को ही हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स कहते हैं। अब आज का पॉइंट यहीं पर जो है समाप्त होता है और अगला पॉइंट